नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज चौथा दिन है जब कोरोना के नए केस 4 लाख से ज्यादा आए हैं। हालांकि कई राज्यों में कोरोना के आंकड़े छिपाने की भी बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों के घटने बढ़ने का कोरोना के प्रकोप से कोई लेना देना नहीं है। कोरोना काल में दवा, ऑक्सीजन, बिस्तर, वेंटिलेटर के आंकड़े दबाने से क्या कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो जाती है? क्या आंकड़े छुपाने से कोरोना वायरस को छुपाया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब तलाश रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही। लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें कहती हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मोटे तौर पर 10 चिताएं सरकारी आंकड़ों में 2 ही होती हैं। यही हाल दवा का है, ऑक्सीजन का है, टीकों का है। सबसे बड़ी बात है कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर सरकार ठीक होने वालों की संख्या बताकर कोरोना के प्रसार को कागजों में रोक लेती है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आप टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाइए और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाइए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजनेटेड बेड होने चाहिए क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजनेटेड बेड की ज़रूरत है। क्वारंटाइन सेंटर और बनाने की ज़रूरत है। और जो बहुत प्रमुख बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो मनमानी कर रहे हैं उस पर कैपिंग करने की ज़रूरत है, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त जिस तरह से जो दिल्ली सरकार की अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो नोडल ऑफिसर्स बनाए कोरोना से लड़ने के लिए, वो कोई भी उनके सारे सिस्टम फेल हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। लैंडसेट ने कहा कि अपनी डेटा को छुपाइए मत, ट्रांसपेरेंट डेटा होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है इस टाइम के ऊपर, और भारत अपनी डेटा को छिपा रहा है। कुल मिलाकर 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कोरोना काल में 2 और 2 5 भी होते हैं और 2 भी। एक हिंदी फिल्मी गाना याद आता है, 1 2 का 4, 4 2 का 1। सबसे गड़बड़ रिश्ता 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या और 24 घंटों में हुए टेस्ट की संख्या के बीच का है। बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। 30 अप्रैल को देश में 24 घंटों में 4,02,000 नए मरीज आए। उस दिन कुल टेस्ट हुए थे 19,50,000। 4 लाख से ऊपर नए मरीजों का आंकड़ा पहली बार पहुंचा था। अगले दिन यानी 1 मई को देश में 3,92,000 नए मरीज आए, यानी कुछ राहत की खबर। 4 लाख से कम मरीज, लेकिन तब टेस्ट हुए थे 18 लाख, यानी पहले दिन के मुकाबले करीब 1.5 लाख टेस्ट कम हुए। 2 मई को कुल मरीज आए 3,70,000, लेकिन टेस्ट सिर्फ 15 लाख ही हुए। 3 मई को कुल मरीज आए 3,55,000, टेस्ट हुए 16,60,000। अब बताया जाने लगा कि देखो 4 दिनों से मरीजों का आंकड़ा घट रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि टेस्ट भी कम हो रहे हैं। 5 मई को इसकी पोल खुल गई। कुल मरीज आए 4,12,000, टेस्ट हुए 19,20,000। यानी टेस्ट ज्यादा होंगे तो मरीज भी ज्यादा आएंगे, लेकिन राज्य सरकारें आंकड़ों के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगती हैं। अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है, और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। सीधा सा गणित है, जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे। जितने ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलेंगे उतने ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में रखा जा सकेगा या क्वारंटाइन में भेजा जा सकेगा। जाहिर है कि जितने ज्यादा लोगों का जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा
उतनी ही जल्दी चेन भी टूटेगी। इसके साथ ही आंकड़ों के अध्ययन से सरकारें पता लगा पाएंगी कि आने वाले दिनों में दवा, उपकरणों, ऑक्सीजन का कितना इंतजाम करना है, नए अस्थायी अस्पताल कितने बनाने हैं, कितने निजी अस्पतालों को अधिग्रहण करना है, किन किन इलाकों में ज्यादा जोर देना है। यानी डाटा छुपाने से आप कुछ दिनों की शर्मिंदगी से तो बच सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की मार से जनता को नहीं बचा सकते। सही आंकड़ों से जवाबदेही तय की जा सकती है, जिम्मेदारी तय की जा सकती है और इसके आधार पर आगे की योजना बनाई जा सकती है। मतलब साफ है कि डाटा वो बुनियादी शक्ति है जिसके आधार पर भविष्य की मजबूत इमारत खड़ी होती है। इस पर प्रधानमंत्री खुद मुहर लगा चुके हैं। आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। आप ह्यूस्टन के लोग ऑयल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भांति जानते हैं। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा इज द न्यू गोल्ड। अगर पूरी दुनिया में, जरा गौर से सुनिए, अगर पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर डेटा कहीं उपलब्ध है तो वो देश है भारत। टेस्ट बढ़ाने से कैसे कोरोना का संक्रमण कम होता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। राजस्थान में 26 अप्रैल को 83,000 टेस्ट हुए और नए मरीजों की संख्या रही 18,900। पॉजिटिव दर रही 37%। ये एक नया रिकॉर्ड था, लेकिन राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में सख्ती की और साथ ही सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ा दी। इसका लाभ 10 दिन बाद देखने को मिला। 4 मई को करीब 1 लाख टेस्ट हुए और पॉजिटिव दर रही 17%। यानी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का लाभ मिला और पॉजिटिव दर करीब आधी रह गई। कोरोना काल में दवाइयों और ऑक्सीजन को लेकर भी एक दूसरे पर आंकड़े उछाले जा रहे हैं। ऑक्सीजन का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। राज्य सरकारें कह रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज मर रहे हैं और उनके हिस्से का कोटा तक नहीं दिया जा रहा है। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है और राज्य सरकारें ऑक्सीजन का जरूरतमंदों के बीच वितरण करने में नाकाम रही है। दोनों के तर्कों में कुछ कुछ सच्चाई है, लेकिन यहाँ भी आंकड़ेबाजी के बजाय ऑक्सीजन पहुंचाने, उसका भंडारण करने और अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से वितरित करने की ठोस योजना बनाई गई होती तो शायद बहुत से मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। আপনাদের আমি বললাম না, গতকাল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে চিঠি দিয়ে যে সেল তারা শুধু বাংলাকে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে বলে দিয়েছে। সেল এখান থেকে চলে যাবে ইউপি কে অক্সিজেন সাপ্লাই করবে। তাহলে বাংলা কি মানে ভিকিরি নাকি বাংলা মানে দুয়োরানি সুয়োরানিকে অক্সিজেন দেবে সব বিজেপি স্টেটগুলোকে, আর দুয়োরানি বাংলা। ভোটের সময় বাংলার ভোট চাই, বাংলাকে দখল করতে হবে, আর অক্সিজেনের সময় বাংলা থেকে অক্সিজেন কেন টেনে নিয়ে চলে যাবে। दवाइयों और ऑक्सीजन के साथ साथ कोरोना के वैक्सीन को लेकर भी आंकड़ेबाजी का खेल चालू है। सभी जानकारों का कहना है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में टीका लगाकर ही कोरोना के प्रसार को कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आंकड़ों की सुइयां चुभोई जा रही हैं। राज्य सरकारें कहती हैं कि वो तो टीकाकरण के काम में तेजी लाना चाहते हैं, लेकिन टीका तो मिले। उधर केंद्र सरकार कितने टीके किस राज्य को कब दिए और कितना स्टॉक राज्यों के पास बचा है उसका हिसाब किताब दे रही है, लेकिन
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर के चक्कर में टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है। कुछ राज्यों में 10% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हो रही हैं और इसे छुपाने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी की जा रही है। यहाँ केरल की नर्सों से हमें सबक लेना चाहिए, जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लगाने में तो कमाल ही कर दी। केरल को केंद्र सरकार से 73,38,806 वैक्सीन की डोज मिली। अब अगर 5% भी वेस्टेज माना जाए तो करीब 70 लाख डोज ही लगनी चाहिए थी, लेकिन केरल की नर्सों ने 74,26,164 डोज लगाई। दरअसल 5 ml का वॉयल होता है, जिससे 10 लोगों को टीके लगाए जा सकते हैं। इसमें 1% का वेस्टेज होता है, यानी 5 ml के एक वॉयल से 8 से 9 लोगों को टीके ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन केरल की नर्सों ने सावधानी बरती, टीका बर्बाद नहीं होने दिया और एक वॉयल से 11 से 12 लोगों को टीका लगा दिया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसे कोरोना वायरस को डरना चाहिए। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य सरकारें आपस में आंकड़ा खेलने में लगी। उधर कोरोना का वायरस अपने आंकड़े को बढ़ा रहा है और फिलहाल वायरस ही जीत रहा है। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर। स्वागत है आपका और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। कोरोना का संक्रमण दर घटाने के लिए यूपी और दिल्ली दोनों राज्यों में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब 17 मई तक दोनों राज्यों में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली में कोरोना के केस और संक्रमण दर में दोनों में कमी आई है, इसलिए एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि इस बार सख्ती पहले से ज्यादा होगी। कल से दिल्ली में मेट्रो भी नहीं चलेगी और यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते मामले और उसकी संक्रमण दर को कम किया जा सके, इसलिए लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ाया गया है। देखिए, दिल्ली में इस बार का लॉकडाउन कोरोना की दूसरी लहर में लगे पहले से बाकी सभी लॉकडाउन से सख्त होगा। किन मायनों में, आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। कल से अगले सोमवार तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सार्वजनिक स्थान पर शादी पर रोक रहेगी। घर में या कोर्ट में शादी हो सकती है। 20 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं होंगे और शादी में डीजे, टेंट, कैटरिंग, इन सब की कोई इजाजत नहीं होगी। ये तमाम नियम दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाना मजबूरी है, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में हालात थोड़े संभले हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो कई गुना ऑक्सीजन की ज़रूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफ़ी
मदद काफ़ी प्रयास किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में हालात संभल रहे हैं और आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 26 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगा तब दिल्ली में संक्रमण दर करीब 35% थी, मतलब 100 में से 35 लोग संक्रमित हो रहे थे। 9 मई यानी आज जब लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है तब दिल्ली में संक्रमण की दर 23% के करीब है, यानी 100 में से 23 लोग संक्रमित हो रहे हैं। और आपको याद दिला दें, जैसे ही ये सेकेंड वेव आई थी तब से ही तमाम एक्सपर्ट्स का कहना था कि लॉकडाउन लगाना सबसे सही उपाय होगा। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने के सीएम केजरीवाल के फैसले का अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने भी समर्थन किया है। साथ ही दिल्ली के व्यापारियों को वित्त सहायता देने की भी मांग की है। कोरोना की जो श्रृंखला है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब अंतिम विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अनेक राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभावी रूप सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि हर राज्य के अपने अपने फंडामेंटल हैं लॉकडाउन लगाने के, और जिसके कारण से इंटर स्टेट जो मूवमेंट है वो भी नहीं रुक पा रहा है। तो इसलिए एक राष्ट्रीय लॉकडाउन की इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। दिल्ली में तो संक्रमण की दर कम होने से थोड़ी राहत मिली है, मगर देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज लगातार चौथे दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केस आए हैं। 24 घंटे में 4,03,738 मामले आए हैं। एक दिन में कोरोना से 4,092 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और इस तरह से कोरोना से अब तक कुल 2,42,362 मरीजों की मौत हो गई है। देश में मौजूदा समय में 22,29,414 सक्रिय कोरोना मरीज हैं और अब तक करीब 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। स्वागत है आपका। देश में कोरोना के मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच राहत देने वाली खबर यह है कि अगले हफ्ते से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो कोरोना की दवा विकसित की है वो डीआरडीओ के अस्पतालों में मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते से 2DG दवाई को कोरोना से ग्रस्त मरीजों को देने की शुरुआत की जा सकती है। और लगातार इस दवा से जुड़ा हर अपडेट एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाया है कि किस तरह से यह दवा काम करती है। और डीआरडीओ और रेड्डीज लैब ने मिलकर इस दवा को डेवलप किया है। डीआरडीओ की एक टीम और रेड्डीज लैब की एक टीम मिलकर इस दवा को बना रही थी और दवा बनाने वाली कंपनी के पास अभी थोड़ा स्टॉक है, जिससे मरीजों का इलाज शुरू होगा, क्योंकि अभी इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत मिली है, इसलिए अभी ये खुले बाजार में नहीं मिलेगी। जैसे जैसे दवाई की मांग बढ़ेगी, हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब मेडिसिन का उत्पादन बढ़ा देगी। डीसीजीआई दवा के इस्तेमाल को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। कोरोना से लड़ने वाली डीआरडीओ की 2DG दवा क्या सिर्फ कोरोना से लड़ाई में ही कारगर है या इसके कुछ और भी इस्तेमाल हैं? ये कितना असरदार है? इससे इलाज के समय किन बातों का ध्यान रखना होगा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की इस एंटी कोविड दवा 2DG को बनाने वाले डीआरडीओ वैज्ञानिक अनंत नारायण से। बात करेंगे अनंत नारायण भट्ट से, जिन्होंने ये दवाई जो है ये बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि इस संकट काल में जब लोग जो हैं वो हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी मौत हो रही है कोरोना से, तो इस बीच में ये एंटी कोविड मेडिसिन आपने तैयार की है। सब कितनी बड़ी चुनौती थी डीआरडीओ और इनमास के लिए और आपके लिए ये एंटी कोविड मेडिसिन बनाना? देखिए, ये एक बड़ी चुनौती थी निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास जब कोविड महामारी आई तो उस समय हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। हम ड्रग तो हमारे पास थी, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस थी, लेकिन एक हमारे पास सुविधा नहीं थी कि हम इस ड्रग को टेस्ट कर सकें। तो उस समय भारत में सिर्फ कुछ ही जगहों पे ये दवाइयाँ टेस्ट हो रही थी और इसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी का। उन्होंने हमें इसके लिए एक विशेष विमान से लॉकडाउन के दौरान हमें हैदराबाद भेजा और जहाँ पे हम CCMB में इस दवा का टेस्ट कर पाए। तो उस टेस्ट करने के बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ से फिर हम ड्रग को लेके DCGI ने हमें परमिशन दिया क्लिनिकल ट्रायल करने का। अप्रैल में पूरे डेटा एनालिसिस किया और उसके बाद हम फिर से DCGI के पास गए और DCGI ने हमें इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल की परमिशन दी है।
इस दवा की। ये जो दवाई है जो 2DG के नाम से है, क्या ये पहले भी हमने सुना है कि ये ब्रेन ट्यूमर और ये दूसरी बीमारियों के लिए इनका इस्तेमाल होता था, ये वही है या इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन किया गया? देखिए, ये मुख्य रूप से वही दवा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैंसर में भी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं, तो उन्हें भी रोकने की आवश्यकता होती है और इसीलिए कैंसर में भी ये दवा बहुत कारगर थी। लेकिन इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके थे, लेकिन ये दवा जो है कैंसर में वो मार्केट तक नहीं आई थी। और उसी समय चूँकि हम क्लिनिकल ट्रायल कर चुके थे, वो अनुभव जो था वो हमें बहुत बड़ा योगदान दिया ताकि हम इस दवा को जल्द से जल्द लेके आ पाएँ, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है। अगर हमें इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल का अनुभव नहीं होता पहले, तो शायद हमें और समय लगता है इस दवा को लाने में। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लोगों तक ये जल्दी से जल्दी ये दवा पहुंचे और इसके लिए डॉक्टर रेड्डीज लैब प्रयासरत हैं। वो प्रोडक्शन अपना जल्दी से जल्दी स्केल अप कर रहे हैं ताकि दवा लोगों तक पहुंच सके। अनंत भट्ट के साथ डीआरडीओ के वैज्ञानिक सुधीर चांदना भी 2DG दवा बनाने में शामिल थे। हमने उनसे भी खास बातचीत की। चांदना भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना किस तरह से इस एंटी कोविड मेडिसिन को तैयार किया गया। चांदना साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। हम जानना चाहेंगे कि ये जो मेडिसिन बनी है, इससे क्लिनिकल ट्रायल किस तरह से हुए, किस तरह से संभव हो पाया इस एंटी कोविड मेडिसिन को बनाना? देखिए, अप्रैल 2020 में हमने ये आइडिया पहले शुरू किया कि इसको टेस्ट किया जाए। पहले तो हमने पहले सेल्स में ट्राई किया कि वायरस जब सेल्स में इन्फेक्ट करता है तो उसको किस तरह से रोकते हैं। तो उसमें मेरे साथी डॉक्टर अनंत भट्ट जो हैं वो CCMB हैदराबाद में जाकर के उन्होंने ये प्रयोग उनके साथ किया। उसमें ये दिखा कि सेल्स के अंदर जो वायरस की ग्रोथ है वो बहुत अच्छे कारगर तरीके से ये रोक रहा है, ये मॉलिक्यूल। और उसके बाद हमने इसमें ड्रग कंट्रोलर से मई 2020 में इजाज़त मांगी उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की। इसमें जो रिजल्ट्स हमारे पास अप्रैल में आए, उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि जो स्टैंडर्ड केयर है ग्रुप है उस पेशेंट्स का, उसमें 31% जो पेशेंट्स हैं वो तीसरे दिन ऑक्सीजन से बाहर आ रहे थे। और इसमें जहाँ पे स्टैंडर्ड केयर के साथ हमने 2DG मॉलिक्यूल दिया, जिसको 2-deoxyD-ग्लूकोज कहते हैं और ये ग्लूकोज एनालॉग है, तो इसके देने के स्टैंडर्ड केयर के साथ 42% पेशेंट्स ऑक्सीजन से बाहर आ रहे थे तीसरे दिन। और जितने भी पेशेंट्स को हमने ये 2DG और दिया है स्टैंडर्ड केयर के साथ, वो सब पेशेंट्स को रिकवरी हुई है फाइनली। ये जो दूसरी लहर आई है कोविड की बाद में, मार्च के थोड़ा बाद में ही, तो हम मान सकते हैं कि जो इंडियन स्ट्रेन, सेकेंड स्ट्रेन जो बोल रहे हैं, उस पर भी ये कारगर साबित हो सकती है ये एंटी कोविड मेडिसिन 2DG? देखिए, जो और स्ट्रेन्स जो डिटेक्ट हुए हैं उसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह करके जो डिटेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर इस जगह पर स्प्रेड उनका पहले हो चुका था लगता है। तो मार्च में जब हम फरवरी मार्च में भी पेशेंट्स को रिक्रूट कर रहे थे, दूसरे स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं इसमें शामिल हों। कि करीब 200 से भी ज़्यादा पेशेंट्स का आपने क्लिनिकल ट्रायल किया, कई स्टेट्स में किया, दिल्ली में किया, कई 10-11, ये क्या वाकई 27 हॉस्पिटल्स में फ़ेज़ 3 किया है। और फ़ेज़ 2 में हमने पहले लैब में 6 हॉस्पिटल्स, फिर दूसरे लैब में 11 हॉस्पिटल्स, फिर ये जो फ़ेज़ 3 हुआ इसमें 27 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें हमारे डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है इंडस्ट्री पार्टनर रहे इसमें। और ये क्लिनिकल ट्रायल सभी हॉस्पिटल्स में कंडक्ट हुआ है। इसमें पूरे देशवासियों की आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने इस तरह की मेडिसिन तैयार की है जो कि कोरोना से लोगों की जान बचा सकती है। धन्यवाद। कैमरामैन आदर्श कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।